हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन शर्मा और आप सभी का डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी 2.0 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी और महान स्ट्रैटेजी के बारे में। ये जो टॉपिक है स्ट्रैटेजी और महान स्ट्रैटेजी, ये आपके पॉइंट जो एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू है इससे काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एनईपी के अब तक 2 ईयर के पेपर हुए हैं, दोनों में ही इससे क्वेश्चन आया है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये समझ लेना आवश्यक है कि स्ट्रैटेजी क्या है और महान स्ट्रैटेजी क्या है। उसके बाद हम इनका जो अंतर है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आया है वो इन दोनों में अंतर पूछा है। ठीक है, और जो आगे है, आगे आने वाले जो पेपर हैं उसमें भी उम्मीद है कि इससे ही क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, 100% आएगा। तो आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम इस स्ट्रैटेजी को बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होती है। सबसे पहले हम सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे कि स्ट्रैटेजी क्या है। स्ट्रैटेजी वो रणनीति है जो कमांडर के द्वारा युद्ध से पहले मानचित्र पर बनाई जाती है। यानी युद्ध से पहले बनाई गई योजना, कमांडर के द्वारा मानचित्र पर योजना जो जाती है उसको हम स्ट्रैटेजी कहते हैं। ठीक है। या दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रैटेजी है वो क्या है, कमांडर की वह कला है जिसके द्वारा वह वास्तविक युद्ध लड़ने से पहले ही उसको पराजित करने का प्रयास करता है। ठीक है, उसमें हम यूज़ करते हैं मानचित्र का, यानी मैप के द्वारा हम उसको पराजित करने का प्रयास करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि स्ट्रैटेजी का उद्देश्य न्यूनतम अथवा कम से कम सैन्य संसाधनों या साधनों के प्रयोग से युद्ध में विजय प्राप्त करना है। यानी स्ट्रैटेजी का जो उद्देश्य है वो क्या है, जो कम से कम संसाधन है, यानी सैन्य साधन है हमारे पास, या अगर हमारे पास ज़्यादा भी हैं तो हमको उनको कम यूज़ करना है। ठीक है, कम यूज़ करने के साथ साथ हमको विजय प्राप्त करनी है। ठीक, आगे दिया है कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्ट्रैटेजी में तरह तरह के प्रयास, कूटनीतिक चालें, ठीक है, धोखाधड़ी आदि जो तरीके हैं वो अपनाए जाते हैं। ये क्या है जो स्ट्रैटेजी में हम विजय प्राप्त करने के लिए कूटनीति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कूट चालें चलते हैं, धोखाधड़ी यानी आश्चर्य का जो सिद्धांत है उसको लागू करते हैं। तो ऐसे प्रयास किए जाते हैं जिससे कि हम शत्रु को पराजित कर सके। इसमें क्या होता है कि जैसे कि शत्रु को धोखा देना है, कूट चालों के द्वारा फंसाना है कि दिखाना कुछ और है, चलना कुछ और है। ठीक है, तो ये क्या है, कूट चालें होते हैं। आगे इसमें बताया है कि शत्रु की पूर्ति की व्यवस्था को छिन-भिन कर देना, संचारण मार्ग को निष्क्रिय बना देना, ठीक है, आर्थिक नाकेबंदी करना तथा मनोवैज्ञानिक हथियारों का प्रयोग करना। यानी जो शत्रु की आपूर्ति व्यवस्था है, यानी जहाँ से सप्लाई होती है, जो युद्ध मैदान में शत्रु के जो सैनिक हैं उनको जो भी हथियार, गोला बारूद प्राप्त होता है उनको छिन भिन कर देना, यानी उनके पास तक समय पर नहीं पहुँचने देना है। ठीक है, दूसरा क्या है, संचारण मार्ग को निष्क्रिय बना देना है। और आर्थिक नाकेबंदी करना था ना, मनोवैज्ञानिक। आर्थिक नाकेबंदी होता है कि जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी को ब्लॉक करना है। ठीक है, यानी किसी भी अन्य राष्ट्र या उसके जो भी इकोनॉमिक सोर्सेज हैं उनको ब्लॉक कर देना है। और जो उनके आसपास के फ्रेंड राष्ट्र हैं, यानी पड़ोसी जो राष्ट्र हैं, उनसे उनकी अच्छी मित्रता है तो वो क्या करते हैं, वो सप्लाई करते हैं हथियारों की, उनको ब्लॉक कर देना है, या पैसे का जो लेन देन है उसको ब्लॉक कर देना है। ठीक है, वो इसके अंतर्गत, स्ट्रैटेजी के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है, मनोवैज्ञानिक हथियारों का प्रयोग क्या करते हैं कि अफवाहों के द्वारा, प्रचार के द्वारा हम ऐसी कूटनीतिक चालें या ऐसे प्रयास करते हैं ताकि जो शत्रु की सेना है और जो जनता है उसके मनोबल को पूर्णतः गिराया जा सके। ठीक, हम इसमें जो क्या, इन सब का जो उद्देश्य है, जैसे कि शत्रु की आपूर्ति व्यवस्था को छिन-भिन करना, संचारण मार्ग को निष्क्रिय बना देना, आर्थिक नाकेबंदी करना और मनोवैज्ञानिक हथियारों का प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि जो शत्रु की समक्ष स्थिति है, ठीक है, जो स्थिति है उत्पन्न, हम ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि वह आत्मसमर्पण के अतिरिक्त उसके पास कोई विकल्प ना हो। अगर जब हम इन जो उद्देश्य हैं इनको पूरा कर लेते हैं, ठीक है, तो केवल शत्रु के पास क्या होगा, आत्मसमर्पण करने का ही विकल्प होगा, बाकी और विकल्प नहीं होगा। जैसे कि हमने 1971 में भारत और पाकिस्तान यानी जो बांग्लादेश है उसको आज़ाद कराने के लिए भारतीय सेना ने किया था, उसका ही प्रयोग
वही क्या है स्ट्रैटेजी के अंतर्गत आ सकता है। मतलब कहते हैं कि मतलब आ सकता नहीं, कि जो रणनीति बनाई गई थी उस समय कमांडर के द्वारा, तो वो रणनीति इतनी अच्छी थी कि जो सैन्य कमांडर है वो केवल हमने 14 दिन में ही युद्ध को जीत लिया था। और जो पाकिस्तानी सेना है उसके जो कमांडर थे जनरल नियाजी, उनको आत्मसमर्पण के अलावा और कोई विकल्प था ही नहीं, तभी उन्होंने 93,000 सैनिकों का समर्पण किया था। ठीक है। ये क्या है, देखो ये पिक्चर के माध्यम से देख सकते हो इसमें कि कमांडर किस प्रकार रणनीति बनाता है। ठीक, और ये क्या है, सेनाओं के द्वारा जो घेराव किया जाता है इस प्रकार किया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे जो डेफिनेशन है स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। क्या है, मांडे के अनुसार दी गई है पहली। तो इसमें बताया कि सेनापति की कला का नाम स्ट्रैटेजी है, यानी जो सेनापति अपनी जो कला को प्रदर्शित करता है, यानी जो कमांडर है वो अपनी जो कला को प्रदर्शित करता है उसको ही हम स्ट्रैटेजी कहते हैं। आगे नेक्स्ट विद्वान है जोमिनी, उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी है। उन्होंने बताया है कि स्ट्रैटेजी क्या होती है। तो उन्होंने बताया है कि मानचित्र पर संपूर्ण यौद्धिक संक्रिया, ठीक है, कि सर्वांगीण परियोजना बनाना स्ट्रैटेजी है। मतलब कहने का ये है कि युद्ध से पहले मानचित्र पर जो भी रणनीति बनाई जाती है कमांडर के द्वारा, ये ठीक है, या युद्ध को जीतने के लिए जो भी परियोजनाएं बनाई जाती हैं यानी प्लानिंग की जाती है, ठीक, उसको ही हम स्ट्रैटेजी कहते हैं। ठीक, आगे लिटिल हार्ट की डेफिनेशन है। उन्होंने कहा है कि राज्य की नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, यानी जो राज्य की नीति है, ठीक है, उनको जो उसका जो उद्देश्य होता है, ठीक है, उसको प्राप्त करने के लिए सैन्य साधनों को बांटने की कला ही स्ट्रैटेजी कहलाती है। मतलब कहने का यह है कि अगर मान लिया किसी राज्य की कोई नीति को संचालित करने का लक्ष्य है, ठीक है, लक्ष्य है या उद्देश्य है, उसको प्राप्त करने के लिए जो भी सैनिक संसाधन हैं, यानी जब हमारी कूटनीतिक और विदेश नीति विफल हो जाती है तो हमको अंतिम युद्ध का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, तो उस युद्ध में हमको जो सैन्य साधन हैं उनको किस प्रकार बांटना है, वो इस एक कमांडर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो वो जो कमांडर उनको बांटता है उसको स्ट्रैटेजी कहते हैं। ठीक, उन्होंने ये बताने की इसमें प्रयास किया है। नेक्स्ट जो थिंकर हैं उनका है सेवरस्की है। उन्होंने बताया है कि सैनिक स्ट्रैटेजी एक जनरल की उस योजना को कहते हैं जिसके द्वारा वह भौगोलिक रुकावटों पर विजय प्राप्त करता है। यानी जब एक कमांडर स्ट्रैटेजी बनाता है तो वो सब चीज़ों का उसमें ध्यान रखता है कि हमको हमारी जो भौगोलिक रुकावट है, यानी जो युद्ध मैदान है वो बर्फीला है, रेतीला है, या नदियों पहाड़ियों का इलाका है, समतल इलाका है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर जब वो इन जो भी भौगोलिक रुकावटें हैं उन पर विजय प्राप्त कर लेता है, ठीक है, वही क्या है, स्ट्रैटेजी कहलाती है। इस पिक्चर के माध्यम से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार एक कमांडर जब रणनीति बनाता है तो वो अपनी सेनाओं को किस प्रकार डिप्लॉय करता है। ठीक है, आगे है सैनिक स्ट्रैटेजी के, यानी जो स्ट्रैटेजी है उसके उद्देश्य क्या होते हैं, यानी कम सैन्य साधनों में के प्रयोग से विजय प्राप्त करना, यानी जो हमारे संसाधन हैं, सैन्य संसाधन हैं, उनका प्रयोग कम करना है। ठीक है, और विजय प्राप्त कर लेनी है। ठीक, यानी उसमें ऐसा नहीं है कि हमको केवल गोला बारूद अंधाधुंध बमबारी करनी है। ठीक है, अंधाधुंध मतलब अत्यधिक हिंसा का प्रयोग ना करके कम हिंसा में भी काम चल जाएगा और उससे विजय प्राप्त करने का जो होता है विजय प्राप्त करनी होती है, वो क्या है, स्ट्रैटेजी के उद्देश्य में आता है। ठीक है, आगे बताया है कि शत्रु को वास्तविक युद्ध लड़ने से पहले हरा देना। मैंने पहले ही बताया था कि जो कमांडर है वो मानचित्र पर जब रणनीति बनाता है तो वो क्या करता है, शत्रु को वास्तविक युद्ध लड़ने से पहले ही हराने का प्रयास मानचित्र पर करता है। ठीक है, तो वही उद्देश्य होता है स्ट्रैटेजी का। आगे है कि शत्रु की आपूर्ति व्यवस्था को छिन्न भिन्न करना, यानी जो उसकी लॉजिस्टिक्स है, शत्रु का जो लॉजिस्टिक्स सिस्टम है उसको छिन्न भिन्न करना है, यानी उसको बिखेर देना है। ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर समय पर जो शत्रु सेना है उसके युद्ध क्षेत्र में उसके पास न पहुंच सके। ठीक है, तो ये क्या है, स्ट्रैटेजी का उद्देश्य होता है कि हमको उसको किस प्रकार रोकना है। ठीक, आगे बात करते हैं कि स्ट्रैटेजी के दो प्रकार हैं। स्ट्रैटेजी क्या है, दो प्रकार की बताई गई है। इसमें संतुजू के जो विचार हैं ये नहीं है, इसको थोड़ा सा इग्नोर करना है।
ठीक है। तो स्ट्रैटेजी दो प्रकार की होती है। नंबर एक है विनाश की स्ट्रैटेजी, दूसरी है थकान की स्ट्रैटेजी। यानी विनाश की स्ट्रैटेजी का मतलब है जिसमें पूर्णतः हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसमें मार काट अत्यधिक अत्यधिक जो हिंसा है उसका प्रयोग किया जाता है, वो क्या है, विनाश की स्ट्रैटेजी, जैसे इस पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है। ठीक है। थकान की स्ट्रैटेजी क्या होती है कि केवल युद्ध लड़ना है, इस मतलब हिंसा होनी है लेकिन ज़्यादा हिंसा नहीं होगी, लंबे समय तक युद्ध चलना है। ठीक है, उसको जो शत्रु पक्ष है उसको थका के रखना है। ठीक, कभी उससे युद्ध करना है, कभी बंद कर देना है, कभी लड़ना है फिर शुरू कर देना है। तो ये क्या है, थकान की स्ट्रैटेजी के अंतर्गत आता है। अब विनाश की स्ट्रैटेजी के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना की कोशिश करते हैं कि विनाश की स्ट्रैटेजी का अभिप्राय शत्रु की सेना को निर्णात्मक युद्ध द्वारा परास्त करना है, अर्थात जिसमें हम शत्रु सेना पर तीव्र प्रहार करके शत्रु का दमन करते हैं। दमन करने का मतलब है पूर्णतः नष्ट कर देना है। ठीक है, तो जैसे इसमें बताया गया है कि स्ट्रैटेजी, जो विनाश की स्ट्रैटेजी है उसका अभिप्राय क्या है, सेनाओं के द्वारा, यानी हम सशस्त्र सेनाओं के द्वारा युद्ध लड़ते हैं तो उसमें क्या है, उसे पूर्णतः युद्ध के द्वारा परास्त करने का प्रयास करते हैं। परास्त करने का मतलब यह है कि उसे पराजित करने का, यानी हमको जीतना है, उसको परास्त करना है, यानी उसको पराजित करना है। ठीक है, और जिसमें हम शत्रु सेना पर तीव्र प्रहार करते हैं, यानी उसके हम अपनी तरफ से शत्रु सेना पर अंधाधुंध बमबारी करते हैं, सेनाओं के द्वारा गोलीबारी की जाती है। ठीक है, मिसाइलों को दागना होता है। ये क्या है, विनाश की स्ट्रैटेजी के अंतर्गत आता है। क्लाउज़विट्ज़ ने कहा है कि बिना रक्त बहे कोई भी विजय पूर्ण नहीं होती है। यानी क्लाउज़विट्ज़ क्या है, स्ट्रैटेजी जो विनाश की स्ट्रैटेजी है उसके समर्थक रहे हैं। उन्होंने बताई है कि अगर कोई कमांडर, ठीक है, अगर कोई कमांडर युद्ध में रक्त नहीं बहाता है तो हम उस कमांडर को की विजय को विजय नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये जो कोटेशन है इसमें बताया है कि बिना रक्त बहाए कोई भी विजय पूर्ण नहीं होती है। युद्ध में हिंसा का चरम बिंदु, युद्ध में जो हिंसा है उसका चरम बिंदु तक प्रयोग किया जाना चाहिए। हमें ऐसे जनरलों की बात नहीं माननी चाहिए जो बिना रक्त के विजय प्राप्त करने की महत्ता प्रदान करते हैं। यानी उन्होंने साफ साफ बोला है कि अगर जिस युद्ध में हिंसा होती है, ठीक है, वही युद्ध है, वरना युद्ध नहीं है। ठीक है, क्लाउज़विट्ज़ हैं, मैकियावेली हैं, नेपोलियन है, सिकंदर हैं, जो विनाश की स्ट्रैटेजी के समर्थक कहलाते हैं। ठीक है, ये जितने भी थिंकर हैं ये यथार्थवादी थिंकर हैं। इन्होंने अपनी जो विचारधारा है वो यही है कि अगर हमको युद्ध जीतना है तो हमारे पास शक्ति होनी चाहिए और उसका प्रयोग भी युद्ध में करना चाहिए। यानी विनाश के द्वारा ही हम युद्ध जीत सकते हैं। ठीक है, शत्रु को पूर्णतः नष्ट करने का जो बात है वो इनके द्वारा कही जाती है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम थकान की स्ट्रैटेजी के बारे में। यानी सामान्य रूप में इसे थकान की स्ट्रैटेजी कहा जाता है। इसके अंतर्गत वे सभी प्रयास सम्मिलित होते हैं जिनका प्रयोग करके वास्तविक युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व ही आर्थिक और सैनिक मोर्चों पर शत्रु की सामर्थ्य को इस स्तर तक घटा दिया जाता है जिससे वह युद्ध करने की क्षमता खो बैठता है। यानी हम जब युद्ध लड़ रहे होते हैं उससे पहले ही थकान की जो स्ट्रैटेजी है उसको संचालित यानी चालू कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि जो उसके आर्थिक संसाधन हैं उनको ब्लॉक करने का प्रयास करते हैं, आर्थिक प्रतिबंध लगवाने का प्रयास करते हैं अन्य राष्ट्रों के द्वारा, यानी हम अपने जो मित्र राष्ट्र हैं उनके द्वारा उस पर सैंक्शन लगवाने का कार्य करते हैं। ठीक है, सैनिक मोर्चे पर शत्रु की जो सामर्थ्य है उसको इस स्तर तक घटा दिया जाता है। यानी अगर कहें तो एक तरह का ये होता है ना, छापामार युद्ध जो है, ठीक है, कि युद्ध करना है फिर पीछे आना है, मतलब पूर्णतः युद्ध नहीं करना है लेकिन उसको उसमें थका के रखना है, उलझा के रखना है। ठीक है, तो जिससे क्या है, जब वास्तविक युद्ध होगा तो हम उसको कमज़ोर कर देंगे उससे पहले ही। तो वास्तविक युद्ध शुरू होने से पहले वह अपनी जो पूर्ण क्षमता है उसको कहीं ना कहीं खो बैठता है। ठीक है, इसमें अपनी कम शक्ति का प्रयोग करके शत्रु को अधिक समय तक रण तथा कूटचालों संग्रामों में तथा पैंतरेबाजी द्वारा ऐसी स्थिति में उलझाया जाता है। यानी हमको अपनी तो शक्ति की क्या है उसका कम प्रयोग करना है और शत्रु की शक्ति है उसको अधिक समय तक रण की कूटचालों में फंसाए रखना है। यानी मानना ये है कि
अगर मान लिया हम कार्रवाई करते हैं, किसी युद्ध में जाके कार्रवाई कर रहे हैं या कोई युद्ध हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि हमको अपनी जो शक्ति है उसका प्रयोग पूर्णतः नहीं करना है, लेकिन जो शत्रु की सैन्य शक्ति है उसको उलझा के रखना है, ठीक है, उसको कूटनीतिक चालों के द्वारा उलझा के रखना है, ठीक है, पैंतरेबाजी अपनानी है, ठीक है, जिससे कि वह जो हमारी या उसका उद्देश्य है उसको पूरा ना कर सके, ठीक, जिससे शत्रु की शक्ति इतनी अधिक क्षीण हो जाती है कि वह युद्ध करने में असमर्थ हो जाता है। इससे क्या है, जब हम उसको उलझा के रखते हैं, ठीक है, हर मोर्चे पर उलझा के रखने का कार्य किया जाता है, तो इससे क्या है, उसकी जो मनोबल है, सेना का मनोबल है वो टूटने लगता है, ठीक है, उसकी जब युद्ध होगा तो सीधी सी बात है दोनों की तरफ से सैनिक मरेंगे, ठीक है, सैनिकों की हत्या होगी, जब सैनिक हत्या होती है तो उसमें जो उनका मनोबल है, मनोबल गिरना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो वे क्या युद्ध करने के लिए पूर्णतः समर्थ नहीं हो पाते हैं। तो आगे है, कम युद्ध साधनों में प्रयुक्त करना चाहिए। मतलब जो थकान की स्ट्रैटेजी है, उन्होंने बताया है विद्वानों ने कि इस जो स्ट्रैटेजी को कम ही युद्धों में प्रयोग कर सकते हैं, सभी युद्धों में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह जो स्ट्रैटेजी है ये लंबे युद्धों में ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर मान लिया हमको लग रहा है कि हमारी जो सेना है वो कमज़ोर है या हमारी शक्ति जो है वो कमज़ोर है, हमारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है, तो हमको तुरंत आक्रमण करना है और उसका तुरंत ही निर्णय प्राप्त कर लेना है। ये जो विनाश की स्ट्रैटेजी है इसको हम लंबे समय के युद्ध में ही प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे लिटिल हार्ट है, लिटिल हार्ट ने ये जो स्ट्रैटेजी है, विनाश की स्ट्रैटेजी और थकान की स्ट्रैटेजी से अलग हटके एक अपनी अप्रोच बताई है, अपना दृष्टिकोण बताया है। उन्होंने बताया है कि अप्रत्यक्ष उपायों की स्ट्रैटेजी के द्वारा भी, यानी स्ट्रैटेजी ऑफ इनडायरेक्ट अप्रोच के बारे में बताया है कि ऐसा नहीं है हम केवल हिंसा के द्वारा ही मतलब विजय प्राप्त कर सकते हैं, युद्ध में विजय प्राप्त कर सकते हैं, हम बिना हिंसा किए भी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकते हैं। उसमें हम कैसे करेंगे वो इन्होंने इसमें बताने का प्रयास किया है कि शत्रु का भौतिक और मानसिक दोनों प्रकार से विघटन करना, यानी कमजोर करना है। शत्रु को क्या है, भौतिक दृष्टि से, ठीक, भौतिक दृष्टि से का क्या मतलब है कि उसको जितने भी भौतिक संसाधन हैं उनसे वंचित करना है, ठीक है, उनके मानसिक जो मानसिक है, मानसिक संसाधन है या मानसिक मेंटलिटी है, यानी मनोवैज्ञानिक तरीके से उनको कमजोर करने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि भौतिक विघटन में क्या है, शत्रु को अनियंत्रित स्थिति में डालकर उलझा देना होता है, यानी कोई ऐसी स्थिति पैदा कर देनी है अंदर ही अंदर, यानी जैसे कि उसी राष्ट्र में हमको क्या करना है, गृह युद्ध करा देना है, ठीक है, गृह युद्ध करा देना है, और जो उसकी आपसी कोई इंटरनल मैटर है उसको उजागर कर देना है, ताकि जो शत्रु देश है उसमें ही कहीं ना कहीं जो हम इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं वो पनप खड़ी हो जाएं, और या कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो राष्ट्र विरोधी तत्व होते हैं, उनको समर्थन करना होता है, ठीक है, उनकी विचारधारा को आंच देनी होती है। तो ये क्या है, अनियंत्रित स्थिति में उलझा कर रखना है, ठीक है। फिर क्या है, शत्रु सेना को छिन भिन कर देना है, यानी जो शत्रु सेना है उसमें ही मतभेद पैदा कर देने हैं, ठीक है, उसको छिन भिन करने का कार्य किया जाता है। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट अप्रोच के अंतर्गत आता है। शत्रु की आपूर्ति लाइन को अव्यवस्थित कर देना है, यानी जो उसकी आपूर्ति सिस्टम है उसको क्या है, अव्यवस्थित करने का मतलब है कि जो व्यवस्था बनाई गई है उसको उस व्यवस्था में पूर्णतः न चलने के बजाय उसको भटका देना है, ठीक है, उनके रूट्स चेंज कर देने हैं, अगड़म झगड़म जो भी है, कि इन सब चीज़ों का प्रयोग करके हम जो युद्ध में विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये फिर क्या है, यातायात और संचार मार्गों को काट कर अवरोध पैदा करना है, यातायात और संचार मार्ग काट कर अवरोध पैदा करना है, यानी जो यातायात के संसाधन हैं, जैसे कि अगर किसी स्थान पर जाने के लिए केवल पुल का प्रयोग किया जाता है तो उस पुल को नष्ट कर दो, ठीक है। यातायात के संचार मार्ग हैं जैसे कि टाइमली जो हम कह सकते हैं कि जो हमारा टेलीफोन है उसकी जो नेटवर्क
एरिया है, कनेक्टिविटी सिस्टम है, उसको सर्विलाइज सिस्टम है, उसको बिल्कुल ध्वस्त कर दो। ठीक है, यातायात के जो साधन हैं, रेल है, सड़क हैं, उनको बिल्कुल तबाह कर दो, एयरपोर्ट हैं उनको बेकार कर दो। तो ये क्या है, अप्रत्यक्ष स्ट्रैटेजी के अंतर्गत आता है। मानसिक विघटन क्या है, शत्रु की न्यूनतम शक्ति वाले स्थानों पर आक्रमण करो कि जो न्यूनतम शक्ति है, जहाँ पे कम से कम शक्ति वाले स्थान है, उस पर आक्रमण करना है। शत्रु के मनोबल को गिराना, जिसका माध्यम प्रचार होना चाहिए, यानी शत्रु के मनोबल को गिराने के लिए हमको प्रचार का सहारा लेना पड़ता है कि हमको अपने बारे में अत्यधिक जानकारी मतलब बताना है कि हम अच्छे हैं और जो शत्रु राष्ट्र है या तो तुम लोगों का राष्ट्र है वो बुरा है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो जब युद्ध लड़ा जाता है तो उसमें सब चीज़ दिखाया जाता है। जो अगर इसका हम एग्जांपल ले तो कोल्ड वार का एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं। जैसे कि पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्था थी, उन्होंने आपस में एक दूसरे को बुरा बताने का प्रयास किया है कि पूंजीवादी व्यवस्था अच्छी नहीं है, साम्यवादी व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो ये क्या है, इस तरह के जो प्रचार हैं उनको चलाया जाता है या किसी अफवाहों को लेकर उड़ाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, मानसिक विघटन होता है। इससे जो शत्रु की जनता है और सेना है, उसके जो मस्तिष्क है उस पर इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है और वह कहीं ना कहीं आत्म समर्पण करने के लिए या अपने देश की जो सरकार है उसको उस पर प्रेशर क्रिएट करती है, यानी दबाव बनाने का कार्य करती है, जिससे कि युद्ध में है वो आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार होता है या हमारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाता है। आगे बताया है कि अपनी कार्रवाई से शत्रु को असमंजस्य में डाल देना है, यानी हमारी जो कार्रवाई होनी है, यानी कह सकते हैं कि अगर भारत का युद्ध होता है पाकिस्तान से, ठीक है, तो उसमें हमको क्या करना है कि हमको दिखाना नहीं है कि हमको युद्ध करना है, लेकिन एकदम युद्ध कर देना है। ठीक है, तो ये क्या है, उसको एकदम असमंजस्य में डाल देना है कि ऐसा होना नहीं था लेकिन हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, मानसिक विघटन होता है। एकदम हड़बड़ी वाली जो बात है वो इसमें आ जाएगी। लिटिल हार्ट के अनुसार भौतिक और मनोवैज्ञानिक तथ्यों के उपयुक्त मेल मिलाप से शत्रु के संतुलन को प्रभावकारी ढंग से अस्त व्यस्त करने की कला ही अप्रत्यक्ष उपायों की स्ट्रेटेजी कहा जाता है। यानी भौतिक और मानसिक तथ्यों के रूप में जो उनका मेल मिलाप है, अगर दोनों को हम जो भौतिक और मनोवैज्ञानिक तथ्य हैं उनका जो मेल मिलाप है, शत्रु के संतुलन को प्रभावकारी ढंग से अस्त व्यस्त कर देते हैं। यानी जो भौतिक संसाधन है, मनोवैज्ञानिक, अगर कोई किसी राष्ट्र के पास भौतिक संसाधन भी पर्याप्त है और उस राष्ट्र की जो जनता है और सेना है उसका जो मनोबल है वो भी हाई है, तो हम वो कहीं ना कहीं युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है, लीड प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर हम इन दोनों को अलग कर देते हैं या अस्त व्यस्त कर देते हैं, क्या उसका मनोवैज्ञानिक रूप से उसको उसका जो मोरल है उसको डाउन कर देते हैं या उसके जो भौतिक संसाधन हैं उनसे उसको वंचित कर देते हैं, तो हम क्या है, जो स्ट्रैटेजी की जो यह कला है, यानी अस्त व्यस्त करने की जो कला है, वो अप्रत्यक्ष उपायों की स्ट्रैटेजी के अंतर्गत आती है। ठीक है, आगे बताया गया है, हिटलर ने बताया है कि युद्ध को तब तक टालते रहें जब तक कि दुश्मन मनोवैज्ञानिक रूप से टूट न जाए, फिर एक धक्का ही उसे गिराने के लिए काफ़ी होता है। यानी जो हिटलर है, हिटलर का कहना है कि हम युद्ध को तब तक टालें तब जब तक हम जो शत्रु राष्ट्र है उसको मनोवैज्ञानिक रूप से, भौतिक रूप से कमज़ोर न कर दें। अगर वह एक बार इन दोनों चीज़ों से कमज़ोर हो जाता है तो हमको केवल एक वार यानी एक आक्रमण या एक झटका देने की ही ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि वह पराजित हो जाएगा। ठीक है, आगे है, हिटलर ने ही कहा है कि बंदूक तब तक नहीं चलानी है जब तक शत्रु पर काबू पाने के दूसरे तरीके असफल सिद्ध हो जाएं। यानी पहले हमको क्या है, बंदूक नहीं चलानी है, अप्रत्यक्ष रूप से यानी अहिंसात्मक रूप से वर्क करना है, आर्थिक नाकेबंदी करनी है। ठीक है, उसके प्रचार के द्वारा, अफवाहों के द्वारा उनके जो जनता है, सेना है उनमें उनके जो मनोबल है उसको डाउन करना है, आंतरिक विद्रोह करवा देने हैं उसी राष्ट्र में। ठीक है, और उनके जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं उनको सहायता पहुंचानी है, उनके साथ समन्वय बैठाकर उनको हथियार प्रोवाइड कराना है या पैसा प्रोवाइड कराना है। ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद को समर्थन दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्या है,
तो ये जो समर्थन दिया जाता है ये क्या है, भारत के विरोध में कार्य करने के लिए दिया जाता है। तो ऐसा हम भी कर सकते हैं कि अगर मान लिया कोई आतंकवादी संगठन है तो हमको पाकिस्तान के विरुद्ध कार्रवाई करानी है, तो हम उसको क्या है, पैसे प्रोवाइड करा सकते हैं, या आंतरिक विद्रोह है उसको करवा सकते हैं। ठीक है, कोई भी आंतरिक इशू उठा सकते हैं। ये क्या है, इससे क्या है, जो बंदूक चलाने का हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो पहले ही कहीं ना कहीं युद्ध में हार जाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं महान स्ट्रैटेजी के बारे में। ये अब तक जो बात करी थी हमने, स्ट्रैटेजी के बारे में बात करी थी। स्ट्रैटेजी के बारे में समझा कि स्ट्रैटेजी क्या होती है। स्ट्रैटेजी कमांडर के द्वारा मानचित्र पर बनाई गई रणनीति को कहते हैं। ठीक है, दो प्रकार की होती है, थकान की स्ट्रैटेजी, विनाश की स्ट्रैटेजी। ठीक है, विनाश की स्ट्रैटेजी वह होती है जिसमें हिंसा का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है, लेकिन थकान की स्ट्रैटेजी में हिंसा का तो प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो उसके साथ साथ जो भौतिक और मानसिक तरीके से उसको भी विघटन करने का कार्य भी किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो इस अप्रत्यक्ष उपायों की स्ट्रैटेजी यानी इनडायरेक्ट स्ट्रैटेजी ऑफ इनडायरेक्ट अप्रोच है, उसमें भी हम भौतिक और मानसिक रूप से शत्रु को पराजित करने का प्रयास करते हैं। आगे है महान स्ट्रैटेजी क्या है, यानी ग्रेट स्ट्रैटेजी क्या है। युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व राजनीतिज्ञों, अर्थशास्त्रियों, कूटनीतिज्ञों तथा उच्च स्तरीय सेनानायकों द्वारा एक ऐसी विस्तृत योजना, ठीक है, डिटेल्स प्लानिंग बनाई जाती है, तैयार की जाती है। इसका तात्पर्य है कि युद्ध में विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से युद्ध प्राप्त करने से पूर्व संपूर्ण बौद्धिक क्रियाओं यानी टोटल इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज संचालित करने की विस्तृत योजना का निर्माण किया जाता है, जिसे महान स्ट्रैटेजी के नाम से जाना जाता है। यानी अगर हम इसको संक्षेप में कहें या सरल भाषा में कहें तो यह कह सकते हैं कि युद्ध शुरू होने से पहले ही राजनीतिज्ञों के द्वारा यानी राजनेताओं के द्वारा, हमारी सरकार जो है उसमें क्या है, प्रधानमंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, ठीक है, और वित्त मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, इनके द्वारा, और तीनों सेनाओं के कमांडरों द्वारा, राष्ट्र राज्यों जो राज्य मंत्री हैं उनके द्वारा, और साथ के साथ जो अन्य सहयोगी मंत्रीगण होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा एक कूटनीतिज्ञों के द्वारा, जब विदेश मंत्री भी हो सकते हैं उसमें, ठीक है, तो उनके द्वारा एक योजना बनाई जाती है, तो जिसमें हम केवल ये नहीं होता है कि युद्ध में विजय प्राप्त करनी है, युद्ध में विजय प्राप्त करने के साथ साथ हम इस तरह की योजना बनाते हैं कि युद्ध समाप्त होने के बाद हम शत्रु राष्ट्र से क्या क्या संधि कर सकते हैं, उसको शांति स्थापित करने के लिए क्या क्या समझौते करने हैं। ठीक है, तो वो सब क्या है, स्ट्रैटेजी के अंतर्गत आता है। यानी सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रैटेजी है वो कमांडरों के द्वारा बनाई जाती है, और युद्ध के समय, युद्ध समाप्त होने के साथ साथ कमांडर की जो स्ट्रैटेजी है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो महान स्ट्रैटेजी है वो युद्ध प्रारंभ होने से पहले स्टार्ट हो जाती है, लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद भी लगातार चलती रहती है, क्योंकि उसको पीस स्थापित करने के लिए भी बनाया जाता है कि अगर युद्ध खत्म होता है तो हमको उस राष्ट्र के साथ किस प्रकार संबंध स्थापित करने हैं। ठीक है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर एक प्लान और एक योजना बनाई जाती है, उसको हम महान स्ट्रैटेजी कहते हैं, जिसमें केवल राजनेता, तीनों सेनाओं के कमांडर और अन्य मंत्रीगण जैसे कि वित्त मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं आदि, जो बैठकर एक योजना बनाते हैं, उसको हम महान स्ट्रैटेजी कहते हैं। लिटिल हार्ट ने बताया है कि महान स्ट्रैटेजी का कार्य राष्ट्रों के सभी साधनों को युद्ध में राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के समन्वित यानी कोऑर्डिनेटेड तथा नियंत्रित करना है, ताकि नियंत्रित राजनीति के उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके जिसके लिए युद्ध किया जा सकता है। यानी तो कहने का यह है कि जो भी राष्ट्र के संसाधन हैं उनको राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, यानी युद्ध जो होता है वो राजनीति को संचालित करने के लिए एक अंतिम साधन माना है क्लाउज़विट्ज़ ने। तो सारी बात यह है कि राजनीति के जो उद्देश्य हैं उसको प्राप्त करने के लिए, जो हमारे लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करने के लिए, ठीक है, जो युद्ध लड़ा जाता है वो महान स्ट्रैटेजी के अंतर्गत आता है। महान स्ट्रैटेजी में और स्ट्रैटेजी में क्या अंतर है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ग्रेट स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रैटेजी।
तो जहाँ तक महान स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजी के मतभेद का प्रश्न है, अत्यंत जटिल समस्या है, क्योंकि स्ट्रैटेजी और महान स्ट्रैटेजी में केवल अंतर किस बात का है, ये चीज़ हमको देखनी है। इसमें पहले तो हम डेफिनेशन में साफ कर लेते हैं कि डेफिनेशन जो है उसमें क्या है, जो स्ट्रैटेजी है केवल मानचित्र पर कमांडर के द्वारा रणनीति बनाई जाती है, लेकिन महान स्ट्रैटेजी में सरकार के द्वारा तीनों सेनाओं के कमांडर, विदेश मंत्री और तुम्हारे गृह मंत्री और राज्य मंत्री, ठीक है, रक्षा मंत्री, ये सभी इन्वॉल्व होते हैं, उनके द्वारा एक योजना बनाई जाती है। लेकिन जो स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी में केवल जनरल के द्वारा ही प्रयोग की जाती है। तो इसमें दिया गया है, क्योंकि दोनों में केवल स्तर का अंतर है, लक्ष्य का नहीं। लक्ष्य दोनों का एक ही होता है कि विजय प्राप्त करना है, और जो हमारा लक्ष्य है उसको साधना है, ठीक। आगे है कि स्ट्रैटेजी जनरल के द्वारा प्रयोग की जाने वाली कला है, तथा दूसरी और महान स्ट्रैटेजी राजनीतिक कला है। मैंने अभी बताया है कि स्ट्रैटेजी क्या है, जनरल जो कमांडर है, कमांडर की जो कला है वो स्ट्रैटेजी है, लेकिन महान स्ट्रैटेजी क्या है, राजनीतिक कला है, कि राजनीतिज्ञों के द्वारा जो बनाई जाने वाली रणनीति है या योजना है उसको हम महान स्ट्रैटेजी कहते हैं। महान स्ट्रैटेजी का लक्ष्य इतना व्यापक होता है कि इसके लक्ष्य अथवा उद्देश्यों का मार्ग युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़कर शांति के स्तंभों निर्माण, यानी पिलर्स ऑफ पीस निर्माण से जुड़ा होता है। यानी युद्ध के जो लक्ष्य हैं उनको तो प्राप्त करना ही करना है, युद्ध के द्वारा जाना है, और युद्ध जो अपना लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है, उसके साथ साथ हमको शांति भी स्थापित करनी है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। वही स्ट्रैटेजी का क्षेत्र क्या है, क्षेत्र एवं उद्देश्य युद्ध से जुड़ा होता है, जिसका लक्ष्य केवल विजय प्राप्त की ओर केंद्रित होता है। यानी जो स्ट्रैटेजी है उस स्ट्रैटेजी में हम केवल क्या करते हैं, विजय ही प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन महान स्ट्रैटेजी में क्या है, हमको विजय के साथ साथ शांति स्थापित करनी है, कि उस राष्ट्र से कैसे संबंध स्थापित करके रखने हैं नहीं रखने हैं, वो सब चीज़ महान स्ट्रैटेजी के अंतर्गत देखी जाती है। लिटिल हार्ट ने बताया है कि युद्ध या स्ट्रैटेजी का क्षितिज, यानी क्षितिज क्या है, हॉरिजॉन, युद्ध तक सीमित है, ठीक है। यानी जो स्ट्रैटेजी का जो उद्देश्य है वो केवल युद्ध तक सीमित है, लेकिन महान स्ट्रैटेजी उससे भी आगे बढ़ के शांति से संबंधित है, यानी शांति को स्थापित करने के लिए बनाई जाती है महान स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो क्या है, स्ट्रैटेजी का संबंध केवल युद्ध में विजय प्राप्त करने से है, जबकि महान स्ट्रैटेजी का संबंध आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक व सैनिक विजय पर प्राप्त करने से होता है। कि हमको जो स्ट्रैटेजी है वो युद्ध क्षेत्र में कार्य करने वाले सेनाओं के द्वारा, कमांडर के द्वारा की जाती है, ठीक है, उसमें केवल विजय प्राप्त करना होता है। लेकिन महान स्ट्रैटेजी आर्थिक रूप से भी विजय प्राप्त करना होता है, राजनीतिक विजय रूप से भी विजय प्राप्त करना होता है, नैतिक और सैनिक विजय क्या है, रूप से भी विजय प्राप्त करना महान स्ट्रैटेजी का उद्देश्य होता है। स्ट्रैटेजी महान स्ट्रैटेजी का एक अंश मात्र है, यानी जो स्ट्रैटेजी क्या है वो महान स्ट्रैटेजी का एक अंग है, ठीक है, एक अंग है, पूर्णतः स्ट्रैटेजी, महान स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है। वे एक छोटा सा कण है स्ट्रैटेजी का, जिसके द्वारा महान स्ट्रैटेजी जिसके द्वारा महान स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाया जाता है। महान स्ट्रैटेजी राजनीतिज्ञों की कला है तथा स्ट्रैटेजी सेनापतियों की कला है, ये मैं ऊपर पहले ही बता चुका हूँ। स्ट्रैटेजी का कार्य युद्ध समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाता है, परंतु महान स्ट्रैटेजी अपने उद्देश्य के अनुरूप भविष्य में शांति स्थापित करने की लिए युद्ध की समाप्ति के पश्चात भी चलती रहती है। यानी अगर कहें कि जो स्ट्रैटेजी है वो युद्ध समाप्त होने के तुरंत बाद समाप्त हो जाती है, ठीक है, लेकिन महान स्ट्रैटेजी युद्ध के उद्देश्य के अनुरूप भविष्य में शांति स्थापित करने के लिए भी आगे चलाई जाती रहती है, चलती जाती रहती है, ठीक है। तो ये क्या है, महान स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजी में अंतर है, ठीक। और महान स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजी क्या है, इन दोनों में हमने आपको डिफरेंट बताया इस वीडियो में, और परिभाषाएं बताई, और उनके क्या क्या उद्देश्य होते हैं, कब उनको प्रयोग करना है, कब प्रयोग नहीं करना है, वो हमने इस वीडियो में जानने का प्रयास करा। तो थैंक यू एवरीवन, हमारी इस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें, और अन्य जो मित्र हैं तुम्हारे उनके पास भी इस प्रकार की जो जानकारी हैं पहुंचते रहें। तो थैंक यू।